विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा मिश्रा, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर, आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार। एमए सेमेस्टर 2 के पर्यावरण भूगोल जो पेपर है उसमें संसाधन नियोजन के संदर्भ में आपको पढ़ना है हरित क्रांति, चिपको आंदोलन और राष्ट्रीय उद्यान। हरित क्रांति हम पढ़ चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। लेकिन आज मैं आपको व्याख्यान नहीं दूंगी, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी व्याख्यान के बदले, और वो भी वास्तविक कहानी। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। तो आज हम चर्चा करेंगे एक कहानी के माध्यम से चिपको आंदोलन के बारे में। मैंने हमेशा जब भी व्याख्यान शुरू किया है तो आपको पहले शीर्षक का अर्थ समझाया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा कुछ नया करने वाली हूँ। आज मैं कहानी प्रारंभ कर लूँगी और बीच में आपको बताऊंगी चिपको आंदोलन में चिपको का मतलब क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आइए मत सोचिएगा कि एक था राजा से शुरू होगी। इस कहानी के पात्र बिल्कुल अलग हैं और वास्तविक हैं, काल्पनिक पात्र नहीं है। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। ये कहानी है भारत के उत्तराखंड राज्य में एक जिला है चमोली, जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। वहाँ पर एक ग्राम है रेनी, उस गांव की कहानी है। तो हम जानेंगे कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है रेनी ग्राम से, और एक दिन ऐसा था जिसने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया पर्यावरण प्रबंधन और नियोजन के संदर्भ में, इतने बड़े आंदोलन को जन्म दिया कि उस आंदोलन की विश्व स्तर पर चर्चा होने लगी। तो आज हम चिपको आंदोलन से संबंधित वही कहानी सुन रहे हैं। तो उस गांव का नाम आपको याद हो गया होगा, रेनी गांव। किस जिले में? चमोली। और राज्य कौन सा? भारत का उत्तराखंड राज्य। वहां पर 26 मार्च 1974 1974 उस दिन क्या हुआ कि कुछ ठेकेदार कुछ मजदूरों के साथ वहां पर लकड़ी काटने के लिए आए, और जब वो लकड़ी काटने के लिए आए तो वहां पर एक बच्ची ने उन्हें देखा और उस बच्ची ने जाकर के सूचना दी गौरा देवी को, जो इसी ग्राम की निवासी है। ठीक है, पहला पात्र इस कहानी का गौरा देवी। कौन थी गौरा देवी? गौरा देवी रेनी गांव की बहू थी और चमोली जिले के ही लाता नामक गांव से ब्याह करके रेनी ग्राम में लाई गई थी। और उनके पति का नाम था मेहरबान सिंह, जो कि गडेरिया थे। वो भेड़ पालते थे और ऊन बनाने का कार्य करते थे, किंतु दुर्भाग्यवश वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया, क्योंकि कुछ चंद वर्षों में ही मेहरबान सिंह जी की मृत्यु हो गई और गौरा देवी विधवा हो गई। उसके बाद गौरा देवी का समय पेड़ों की छांव और उनके स्नेह के साथ ही बीतने लगा, और उनका प्रकृति प्रेम और पेड़ों के प्रति प्रेम और अधिक प्रगाढ़ होता चला गया। अब क्या हुआ कि 26 मार्च को ये गौरा देवी जो थी, ये बहुत दिनों से काम कर रही थी पर्यावरण जागरूकता के बारे में, और उस दिन जब 26 मार्च को 1974 को जब मजदूर लेकर के ठेकेदार काटने आए थे पेड़ों को रेनी ग्राम में, तो उस बच्ची ने जब इनको सूचना दी गौरा देवी को, तो इन्होंने फौरन एक्शन लिया और अपने 27 महिला मित्रों के साथ ये पहुंची फौरन उन लोगों को रोकने के लिए जो लकड़ी काटने के लिए गांव में प्रवेश किया था जिन लोगों ने। और वहां गई है और अपनी 27 महिला मित्रों के साथ इन लोगों ने क्या किया? पेड़ों का आलिंगन कर लिया, उन्हें कसकर पकड़ लिया और उनसे कहा, जो पेड़ काटने आए थे, कि यदि पेड़ काटना है तो पहले हमारी जान ले लो। और जब ठेकेदारों ने डर दिखाने के लिए बंदूक निकाली और कहा कि अगर आप लोग नहीं हटोगे तो हम गोली मार देंगे, तो उन लोगों ने कहा कि मंजूर है, लेकिन आप हमारे जीते जी पेड़ नहीं काट सकते। अंततः
महिलाओं के इस दृढ़ संकल्प के आगे हारना पड़ गया उन्हें और वे वापस चले गए। तो अब गौरा देवी से तो आप परिचित हो चुके हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गौरा देवी के साथ साथ और कौन लोग थे, वे कौन पात्र थे जिन्होंने इसको व्यापक रूप दिया इस आंदोलन को। तो बहुत से पात्र हैं, किंतु एक साथ सबके बारे में चर्चा कर पाना संभव नहीं। आज हम गौरा देवी के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में। चंडी प्रसाद भट्ट जो थे वे भी पर्यावरण के जानकार थे और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति चिंतित थे। उनका मानना था कि पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए। किस आधार पर? क्योंकि उनकी उदर पूर्ति का साधन स्थानीय लोगों के पेड़ ही थे वहाँ के, इसलिए उनसे संबंधित रोजगार उत्पन्न हो, पेड़ों से संबंधित, और स्थानीय लोगों को वहाँ पर काम मिले और वे अच्छा जीवन गुजार सकें और पर्यावरण का नियोजन भी हो सके, पेड़ों की अनावश्यक कटाई बंद हो। इसी भावना के वशीभूत होकर उन्होंने 1964 में 1964 में दशोली स्वराज संघ की स्थापना की। अब हम बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए इस आंदोलन की वजह से। ये पर्यावरणविद हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो पर्यावरणविद हैं, और साथ ही साथ ये इनका जो पर्यावरण को बचाने और उसके बारे में जागरूक करने का कार्य था, ये काफ़ी समय से चल रहा था। और 1971 में इन्होंने क्या किया था? पेड़ों के कटाव के विरोध में 16 दिनों का अनशन किया था। और जब 26 मार्च 1974 को गौरा देवी द्वारा प्रारंभ किया गया रेनी गांव में ये आंदोलन, तो इन दो लोगों ने उनके साथ मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इन्हें सुंदरलाल बहुगुणा जी को पर्यावरण की जागरूकता के संदर्भ में, पेड़ों को बचाने के संदर्भ में, पर्यावरण को बचाने के संदर्भ में कार्य करने के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। और गौरा देवी जो थी, उनकी नेतृत्व क्षमता देखकर, पर्यावरण के आंदोलन में नेतृत्व क्षमता देख करके और उनकी नेतृत्व क्षमता देख करके कि आगे बढ़ करके और पर्यावरण को बचाने का कार्य कर सकती हैं, इन्हें महिला मंगल दल की अध्यक्ष चुना गया 1972 में। उसके बाद इनके कार्य को देखकर, इस चिपको आंदोलन के माध्यम से जो इन्होंने पर्यावरण को बचाने का कार्य किया था, इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आप इन पात्रों से परिचित हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब हम आगे बढ़ें। कोई भी आंदोलन 1 या 2 दिनों में किसी के विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती और न ही 1-2 दिन में आंदोलन की प्लानिंग होती है और न ही कोई आंदोलन करने के लिए तत्पर होता है। वर्षों लग जाते हैं किसी आंदोलन के होने में, क्योंकि आंदोलन होता है परिवर्तन के लिए। यहाँ पर भी यही बात थी। अब इस कहानी में मोड़ आएगा आगे। अभी पहले हम जानेंगे कि ये सब चीज़ें जो हुई वो उसके पीछे कारण क्या था। पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम तो सब मिलकर कर ही रहे थे, उसके साथ ही साथ एक चीज़ जिसने और प्रेरित किया इस आंदोलन के लिए, वो थी 1970 में अलकनंदा नदी में आने वाली बाढ़। अपार जनधन की हानि हुई इस बाढ़ से, तो लोगों को पता चला, समझाया यहाँ के जो समझदार लोग थे उन लोगों ने आम लोगों को कि देखो, अगर पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखोगे, पेड़ों को नहीं बचाओगे, तो अक्सर इस प्रकार के बाढ़ का और अन्य प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करते ही रहना पड़ेगा। बात लोगों की समझ में आई और इस गांव के लोगों ने साथ दिया और धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती चली गई। और इस आंदोलन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि 10 जनवरी 1974 को सरकार की तरफ से फरमान आया कि चमोली जिले के रेनी गांव में सड़क निर्माण का कार्य किया जाएगा। तो सड़क निर्माण कार्य करने के लिए लगभग 25,000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। और तब
उसके बाद फिर इसी संदर्भ में आगे 23 मार्च को चमोली जिले के गोपेश्वर नाम के कस्बे में इसके विरोध में आंदोलन हुआ और उसका नेतृत्व किया गौरा देवी ने। ठीक है, और उसके 23 को यह आंदोलन हुआ और उसके तीसरे दिन फिर 2 दिन बाद फिर 26 मार्च को सारे जो पुरुष थे इस गांव के, उनको बुलाया गया गोपेश्वर कस्बे में इस बात पर चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से ये सारा कार्य संपन्न होगा पेड़ों को काटने का, और उनको ये बताया गया कि आपको इसके बदले मुआवजा दिया जाएगा, और फिर किस प्रकार से जो सड़क निर्माण का कार्य होगा उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरीके की बातें उनको समझाने के लिए पुरुषों को बुला लिया गया चमोली जिले के गोपेश्वर कस्बे में। और रैनी गांव में कौन बच गया? सिर्फ महिलाएं और बच्चे। और उसके आगे की बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर रिपीट कर रही हूँ। 26 मार्च को 1974 को जब ठेकेदार मजदूरों के साथ काटने के लिए आए पेड़ों को, तो महिलाओं ने पेड़ों को आलिंगन में भर लिया, उनसे चिपक गई और उनको काटने से मना किया उनको। और जब वो नहीं माने तो उन लोगों ने कहा कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम अपने जीते जी पेड़ों को काटने नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों ने पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को समझ लिया था। अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे आंदोलन ने व्यापक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ये आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित था, सत्य की शक्ति थी इसमें, और उसके साथ साथ ये अहिंसावादी आंदोलन था। इसमें कहीं भी हिंसा के लिए स्थान नहीं था। अब ये आंदोलन फैलने लगा, धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। लोगों ने लंबी लंबी पद यात्राएं की। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने सन 81 से लेकर 83 के बीच में 81 से 83 के बीच में उन्होंने 5000 किलोमीटर की पद यात्रा की और हिमालय के आसपास के गांवों में घूम घूम कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, सचेत किया। उनकी यह यात्रा विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई। और उसके अलावा और जो अनुयायी थे उनके, सब लोगों ने यात्रा कर कर के लोगों को सचेत किया, जागरूक किया पर्यावरण के लिए। लोकगीतों के माध्यम से गीत गाए और गीतों के माध्यम से जागरूक किया, कहानियों के माध्यम से जागरूक किया, भाषण देकर जागरूक किया। और उसके साथ साथ जो भूस्खलन वाले क्षेत्र थे उसमें पुस्तिकाएं वितरित की गई और बताया गया लोगों को कि वन के विनाश का कारण क्या है, कैसे इसको रोका जाए और कैसे हम संसाधन नियोजन करें और अपने जीवन को सुरक्षित करें पर्यावरण के साथ। उसके बाद अब जब इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण कर लिया था, तो अब थोड़ा कहानी में मोड़ आता है। 1987 में, 1987 में इस आंदोलन की चर्चा होने लगी इस स्तर पर कि उसे राइट लाइवलीहुड पुरस्कार और हिंदी में कहें तो सम्यक जीविका पुरस्कार मिला, प्रदान किया गया। अब ये आंदोलन बढ़ने लगा धीरे धीरे और इसका विस्तार पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र, पूरी जगह फैलने लगा। और जब इतने व्यापक स्तर पर सच्चे मन से आंदोलन किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव तो सामने आएंगे ही। अब प्रभाव की बारी आई कि क्या परिणाम हुआ। अब आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस कहानी में सकारात्मक मोड़ आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन का प्रभाव केंद्र की राजनीति पर पड़ा। केंद्र की राजनीति में पर्यावरण एजेंडा बन गया पहली बार, और उसके साथ साथ संसद में संसाधन नियोजन, संसाधन प्रबंधन जैसे शब्द गूंजने लगे। लोगों में ये शब्द चर्चा का विषय बन गए। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया और उसके माध्यम से बताया, कहा कि हिमालय क्षेत्र में 1000 मीटर से ऊंचे जो पेड़ हैं 15 वर्षों तक उनकी कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। उसके बाद इसी आंदोलन से प्रभावित होकर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना भी इसी आंदोलन का ही परिणाम है।
ऐसा माना जाता है। और पश्चिम घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई रोकने में यह आंदोलन बहुत सफल हुआ। कुल मिलाकर के पूरे देश में ही एक वातावरण बना पर्यावरण के प्रति जागरूकता का, पर्यावरण के प्रति सचेत होने का, और ये एक शुभ संकेत था। किंतु फिर भी इतना सब कुछ जानकर, जबकि हम जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गौरा देवी जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, वे सिर्फ 5वीं पास थीं। उनके पास कानून की बड़ी बड़ी डिग्रियां या कोई और बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन वो सही मायने में शिक्षित थी। तो क्या हम और आप शिक्षित होकर आज पर्यावरण की महत्ता को नहीं समझ सकते? हमें ज़रूर समझना होगा, अन्यथा हम पर्यावरण के प्रकोप का सामना करते रहेंगे, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते रहेंगे। बदकिस्मती से अभी कर रहे हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस भी कहीं न कहीं इसी प्रकार के कुप्रबंधन का ही परिणाम है। तो हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा और कोशिश करनी होगी हमेशा कि हम पर्यावरण के बचाव के लिए कार्य करते रहें। तो आज की इस कहानी को मैं समाप्त करूंगी चिपको आंदोलन के इस घोषणा सूत्र के साथ। और मैं आपको बता दूं कि चिपको आंदोलन में पहले सिर्फ महिलाओं ने ही पेड़ों से चिपक कर इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, किंतु बाद में पूरे ग्रामीण, पुरुष हो स्त्री हो, सब ने पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को कटने से बचाने में अपना भारी योगदान दिया। तो कहानी के अंत का समय आ गया है और मैं चिपको आंदोलन के इस घोषणा सूत्र के साथ ही आज की कहानी को समाप्त करूंगी। इसके पहले कहानी की शिक्षा, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें संपोषित विकास करना होगा, ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण प्रबंधन के साथ हम विकास करें और पर्यावरण के साथ ऐसी ज्यादती ना करें कि वह हमें प्रकोप का सामना करने के लिए हमें मजबूर कर दे। तो चलिए इस घोषणा सूत्र को मेरे साथ दोहराइए। आप और हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, क्या है जंगल के उपकार, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। कितनी बड़ी बात 2 लाइन में कह दी गई है, 2 पंक्तियों में, कि हमारे जंगल के उपकार हमारे ऊपर क्या है कि वो मिट्टी, पानी और हवा जैसे हमें संसाधन देता है। यही हमारे जिंदा रहने के आधार हैं। आशा करती हूँ हम आज से और अभी से पर्यावरण को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। धन्यवाद। घर पर रहें सुरक्षित।